जोधपुर के शांत माहौल को उस दिन जैसे किसी भूकंप ने हिला दिया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से आई एक खबर ने पूरे शहर को सन्न कर दिया। पानी के साथ बहते टुकड़ों में एक लाश और उसके पीछे छिपा था इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक खूनी राज। ये कोई आम हादसा नहीं था, ये थी इंसानियत को झकझोर देने वाली एक ऐसी वारदात जिसे जानकर आपकी रगों में खून भी ठंडा पड़ जाएगा। चरण सिंह नाम का युवक, जो कुछ समय पहले रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था, अब उसका सच टुकड़ों में सामने आया। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब जोधपुर पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। इस मामले में सबसे चौंकाने वाले थे वो चेहरे जिन पर कभी भरोसा किया गया था, वही निकले इस खौफनाक साजिश के पीछे के गुनहगार। नशीले इंजेक्शन, इलेक्ट्रिक कटर, प्लास्टिक की थैलियां और सीवर में बहता हुआ लाश, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, जोधपुर की हकीकत है। तो क्या था पूरा मामला? तो कौन था चरण सिंह? क्यों बनाई गई उसकी हत्या की इतनी भयानक साजिश? क्यों की गई इतनी बेरहमी से उसकी हत्या? और आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने इंसानियत को तार तार कर दिया, जिनकी दरिंदगी ने पूरे जोधपुर को हिलाकर रख दिया? चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली वारदात की पूरी कहानी विस्तार इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह घटना 11 अगस्त 2020 की है। सुबह के करीब 9 बजे का समय था। राजस्थान के मरुस्थली आभूषण सूर्य नगरी जोधपुर में नांदड़ी गौशाला के पीछे नगर निगम की एक 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की हौदी की सफाई में जुटी थी। मौसम साफ था, हल्की धूप जमीन पर बिखरी हुई थी और चारों ओर रोजमर्रा की चहल पहल थी। मगर इस रोजमर्रा की दिनचर्या को एक खौफनाक मोड़ तब मिला जब सफाई के दौरान कचरे की एक भारी थैली नजर आई। जैसे ही थैली को खोला गया, वहां मौजूद लोगों की रूह कांप उठी। उसमें इंसान के कटे हुए 2 हाथ और 2 पैर पड़े थे, खून से सने हुए, ताजगी की झलक लिए, जैसे किसी ने हाल ही में यह खौफनाक हरकत अंजाम दी हो। यह मंजर देख सफाई कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, डर और सनसनी का माहौल बन गया। तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। कुछ ही देर में बनाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहां प्लांट के सुपरवाइजर पूनमचंद बाल्मीकि और ऑपरेटर पप्पू मंडल ने बताया कि प्लांट में जाने वाली हौदी की सफाई करते समय कपड़े की एक थैली निकली। थैली में किसी इंसान के कटे हुए 2 हाथ और 2 पैर थे। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। थैली पर सफेद और लाल रंग में भाग्य लक्ष्मी टेक्सटाइल, कपड़े के व्यापारी, आनंदपुर कालू, जिला पाली छपा हुआ था, जो जांच की एक अहम कड़ी बन सकता था। मामला बेहद गंभीर था और यह स्पष्ट हो चुका था कि यह कोई आम अपराध नहीं, बल्कि एक बर्बर हत्या का हिस्सा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत उच्चाधिकारियों को सूचना दिया। थोड़ी ही देर में जोधपुर के डीसीपी ईस्ट धर्मेंद्र सिंह यादव, एडीसीपी ईस्ट भागचंद मंडोर, एसीपी राजेंद्र दिवाकर और बनाड़ थानाधिकारी अशोक आंजना मौके पर पहुंच गए। चारों तरफ सनसनी फैली हुई थी। मीडिया की हलचल और स्थानीय लोगों की फुसफुसाहटें वातावरण को और बोझिल बना रही थीं। पुलिस अधिकारियों ने कटे हुए अंगों का बारीकी से निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में अंदाजा लगाया गया कि यह अंग किसी पुरुष के हैं, जिन्हें अत्यंत धारदार कटर मशीन से बड़ी क्रूरता के साथ काटा गया है। यह कोई आकस्मिक हादसा नहीं था। निस्संदेह किसी निर्दयी हत्यारे ने पहले इस व्यक्ति की निर्ममता से हत्या की और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुलिस के सामने सबसे बड़ा और जटिल सवाल यह था कि मृतक का सिर और धड़ कहाँ है, क्योंकि केवल हाथ पैरों के आधार पर पहचान संभव नहीं थी और जब तक शिनाख्त नहीं होती तब तक केस की दिशा तय करना नामुमकिन था। यह एक ऐसी पहेली बन गई थी जिसमें सुराग के बिना हर रास्ता अधूरा था। इसी वजह से अधिकारियों ने तुरंत डॉग स्क्वायड और एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को मौके पर बुला लिया। उम्मीद थी कि शायद प्रशिक्षित कुत्ते या फॉरेंसिक विशेषज्ञ किसी अहम कड़ी तक पहुंच सकें, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस को घटनास्थल पर ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे मृतक की पहचान या हत्यारे की पहचान की जा सके। कटे हुए हाथ और पैर को एमजीएच अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया। अब पुलिस के सामने मृतक का सिर और धड़ तलाशना पहली प्राथमिकता थी। इस महत्वपूर्ण कड़ी की तलाश में पुलिस ने आसपास के इलाकों की छानबीन शुरू कर दिया। साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की हौदी से जुड़ी पाइपलाइनों में जेट मशीनों के जरिए सिर और धड़ की खोज शुरू कराई गई। पानी की धार से पाइपलाइन की गहराइयों को खंगाला गया, हर कोना छाना गया,
क्योंकि अब सिर्फ एक सुराग ही पूरे मामले की गुत्थी सुलझा सकता था। पुलिस की जांच अब पूरी गंभीरता के साथ कई दिशाओं में फैल चुकी थी। आसपास के जिलों में वायरलेस संदेश भेजकर गुमशुदा लोगों की जानकारी मांगी गई, ताकि किसी भी संभावित मेल को तुरंत जांच में जोड़ा जा सके। हर मिनट कीमती था और हर जानकारी इस सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को सुलझाने में सहायक हो सकती थी। जांच अपनी रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि उसी दिन शाम करीब 4 बजे एक और चौंकाने वाली सूचना मिली। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की लाइन में एक और थैली पाई गई है। पुलिस टीम फिर से हरकत में आ गई और तुरंत मौके पर पहुंची। इस बार थैली में मृतक का कटा हुआ सिर था। थैली पर नागौर जिले के मेड़ता सिटी की एक दुकान का पता छपा हुआ था, जो जांच में एक और नया सिरा जोड़ रहा था। पुलिस ने जरूरी जांच पड़ताल के बाद उस सिर को भी एमजीएच अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया, जहां पहले से कटे हुए हाथ पैर रखे गए थे। अब धीरे धीरे मृत शरीर के टुकड़े एकत्र हो रहे थे, मगर शिनाख्त और कातिल तक पहुंचने की राह अभी भी लंबी थी। इसी बीच बनाड़ पुलिस थाने में एसआई गोवर्धन राम की रिपोर्ट पर अज्ञात मुलजिमों के खिलाफ एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर उसके सबूत नष्ट करने का केस दर्ज कर लिया गया। अपराध की क्रूरता और संवेदनशीलता को देखते हुए जोधपुर पुलिस आयुक्त के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। एडीसीपी भागचंद के नेतृत्व में एसीपी राजेंद्र दिवाकर, बनाड़ थानाधिकारी अशोक आंजना और डांगियावास थानाधिकारी लीलाराम को इस सनसनीखेज केस की तह तक पहुंचने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच टीम की प्राथमिकता अब शव के धड़ को ढूंढना था, क्योंकि बिना पूरे शव के फोरेंसिक विश्लेषण और पहचान की पुष्टि अधूरी थी। इसके लिए अधिकारियों ने सीवरेज प्लांट में आने वाले मुख्य नाले की गहराइयों को आधुनिक तकनीकी मशीनों की मदद से खंगालना शुरू किया। पानी का बहाव, पाइप की लंबाई और अंदर फैले कचरे के बीच हर संभव कोना छाना जा रहा था। इसी दौरान उसी रात एक बड़ी सूचना नागौर जिले से मिली। मेड़ता सिटी थाने में 10 अगस्त 2020 से एक युवक चरण सिंह उर्फ सुशील जाट की गुमशुदगी दर्ज थी। जैसे ही जोधपुर पुलिस को यह जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल चरण सिंह के फोटो मंगवाए। जब इन तस्वीरों की तुलना सीवरेज लाइन से बरामद कटे सिर की तस्वीर से की गई, तो आश्चर्यजनक समानता पाई गई। नाक, आंखों की बनावट, चेहरे की गोलाई, सब कुछ मेल खा रहा था। यह एक अहम मोड़ था, जिसने इस जघन्य हत्या के पीछे की परतें खोलने की प्रक्रिया को नई दिशा दे दिया। जोधपुर पुलिस ने जब चरण सिंह के फोटो और कटे सिर की समानता पाई, तो तुरंत मेड़ता सिटी थाना पुलिस को सूचना भेजकर चरण सिंह के परिजनों को बुलवाया। दूसरे दिन यानी 12 अगस्त 2020 को एमजीएच अस्पताल की मोर्चरी में रखे कटे अंगों की पहचान मेड़ता के खाखड़ की गांव निवासी 27 वर्षीय चरण सिंह उर्फ सुशील जाट के रूप में हो गई। यह शिनाख्त उसके मामा के बेटे राजेंद्र गोलिया ने किया। चेहरे पर पीड़ा और अविश्वास का भाव लिए राजेंद्र ने जोधपुर पुलिस को बताया कि चरण सिंह ने हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। 2 महीने पहले ही वह राजस्थान सरकार के कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के पद पर नियुक्त हुआ था। उसकी पहली पोस्टिंग नागौर जिले के डेगाना तहसील के खुड़ियाला गांव में हुई थी। राजेंद्र ने बताया कि चरण सिंह 10 अगस्त 2020 को अपने घर से निकला था, लेकिन फिर लौटकर नहीं आया। परिजन पहले तो यह सोचकर चिंतित थे कि किसी काम के सिलसिले में बाहर गया होगा, मगर अब यह भयावह सच्चाई सामने आ चुकी थी। कटे हुए अंगों की शिनाख्त हो जाने से पुलिस को तहकीकात में कुछ ठोस आधार मिले। अब मामला सिर्फ एक अज्ञात शव की गुत्थी नहीं था, यह अब एक होनहार युवा अफसर की निर्मम हत्या का मामला बन चुका था। पुलिस ने तुरंत चरण सिंह के परिजनों से गहराई से पूछताछ शुरू की, ताकि हत्या के पीछे के कारण, रिश्तों की जटिलताएं, किसी रंजिश या निजी दुश्मनी के पहलू सामने लाए जा सकें। पुलिस की पूछताछ में जैसे जैसे परतें खुलने लगीं, केस ने एक नई और संभावित रूप से व्यक्तिगत रंजिश की दिशा पकड़ लिया। जानकारी मिली कि वर्ष 2013 में चरण सिंह की शादी बोरुंदा निवासी पोकर राम जाट की बेटी सीमा चौधरी से हुई थी, लेकिन अभी तक गौना नहीं हुआ था। विवाह के बाद की एक रस्म, जिसके बाद पत्नी ससुराल आती है। हाल ही में उनके गौने की चर्चा चल रही थी, यानी रिश्ते को औपचारिक रूप से निभाने का वक्त नजदीक था। इसी कड़ी में पुलिस को एक और अहम तथ्य पता चला। चरण सिंह के परिवार और उसकी ससुराल वालों के बीच बोरुंदा स्थित एक चूना भट्ठे को लेकर विवाद चल रहा था। यह झगड़ा मामूली नहीं था, बल्कि आर्थिक और पारिवारिक टकराव की जड़ में था। दरअसल चरण सिंह के पिता नेमा राम कई वर्षों से पोकर राम के चूना भट्ठे पर काम करते आ रहे थे। जब पोकर राम को लकवा मार गया और वे चलने फिरने से लाचार हो गए, तो भट्ठे का सारा संचालन नेमा राम ने अपने हाथ में ले लिया। यह जिम्मेदारी धीरे धीरे उनकी आदत और अधिकार का रूप ले चुकी थी। संभवतः यही बात पोकर राम के परिवार को खटकने लगी थी।
अब पुलिस को शक होने लगा था कि हत्या के पीछे केवल कोई बाहरी दुश्मनी नहीं बल्कि ससुराल पक्ष से जुड़ा कोई गहरा विवाद भी हो सकता है। एक ओर चूना भट्ठे की मालिकी और संचालन का टकराव, दूसरी ओर विवाह संबंध का अटका हुआ गौना। इन दोनों पहलुओं को जोड़कर पुलिस ने जांच का रुख और तेज कर दिया। कत्ल की यह गुत्थी अब केवल हत्या नहीं बल्कि पारिवारिक झगड़े, संपत्ति के दावों और रिश्तों की उलझनों में तब्दील हो चुकी थी। भट्ठे के मालिकाना हक को लेकर नेमाराम और पोकर राम के बीच विवाद धीरे धीरे गहराता चला गया था। जहां एक ओर नेमाराम चाहते थे कि उनके बेटे चरण सिंह का गौना जल्द हो जाए ताकि रिश्ते की औपचारिकता पूरी हो और पारिवारिक मान सम्मान बना रहे, वहीं दूसरी ओर पोकर राम के परिवार की प्राथमिकता भट्ठे के स्वामित्व विवाद को पहले सुलझाना थी। इस टकराव ने पारिवारिक रिश्तों में तल्खी ला दी थी और अब यही तल्खी हत्या की संभावित वजह बनकर उभर रही थी। इस बीच पुलिस दो स्तरों पर जांच में जुटी थी, एक ओर हत्या के कारण और कातिलों की तलाश तो दूसरी ओर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की गहराइयों में चरण सिंह के धड़ की खोज जारी थी। पाइपलाइन की सफाई, जेट मशीनों की मदद और फॉरेंसिक टीम की निगरानी में शव के बचे हुए हिस्सों को ढूंढने का प्रयास पूरे जोर पर था। इसी बीच एक और अहम सुराग हाथ लगा। जोधपुर पुलिस को सूचना मिली कि मेड़ता सिटी के पब्लिक पार्क के पास एक लावारिस मोटरसाइकिल खड़ी है, जो जांच में सामने आया कि चरण सिंह की ही थी। यह वही बाइक थी जिस पर वह 10 अगस्त को अपने घर से निकला था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। पुलिस ने तुरंत उस पार्क के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की, इस उम्मीद में कि कोई संदिग्ध गतिविधि, व्यक्ति या वाहन कैमरे में कैद हो गया हो। यह फुटेज अब जांच की अगली कड़ी बन सकता था, या तो कातिल को बेनकाब कर सकता था या फिर चरण सिंह की आखिरी लोकेशन का अहम सुराग दे सकता था। पुलिस के पास अब सुरागों की एक मजबूत श्रृंखला थी, पारिवारिक रंजिश, संपत्ति विवाद, बाइक की बरामदगी और सीसीटीवी, बस इन्हें एक दूसरे से जोड़ने की जरूरत थी। सीसीटीवी फुटेज ने जांच में एक बड़ा मोड़ ला दिया। 10 अगस्त की शाम करीब 4:50 पर फुटेज में सलवार सूट पहने दो युवतियां एक मोटरसाइकिल पार्क करती दिखाई दे रही थी। गहराई से जांच करने पर पुष्टि हुई कि यह वही बाइक थी जो चरण सिंह की थी और जो लावारिस हालत में मेड़ता सिटी के पब्लिक पार्क के पास मिली थी। यह एक बेहद अहम सुराग था, क्योंकि चरण सिंह के बाइक पर किसी और का आना यह इशारा कर रहा था कि चरण सिंह की हत्या में महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं, और सबसे बड़ा संकेत था कि मामला ससुराल से जुड़ा हो सकता है। अब पुलिस ने अपनी जांच का फोकस जोधपुर के नांदड़ी इलाके, मेड़ता और बोरुंदा पर केंद्रित कर दिया। तीनों स्थान अब जांच के केंद्र में थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर टीम को भी एक्टिव किया गया और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन, सोशल मीडिया एक्टिविटी आदि के जरिए तकनीकी सुराग जुटाए जाने लगे। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, पुलिस के सामने 3 सगी बहनों के नाम सामने आए। इनमें चरण सिंह की पत्नी सीमा चौधरी, उसकी 2 सालियां, 1 साला और चूना भट्ठे से जुड़े कई अन्य लोग शामिल थे, जिनसे पूछताछ की गई। गहन पूछताछ, तकनीकी साक्ष्य और सटीक निगरानी के बाद आखिरकार जोधपुर पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड की परतें खोल दिया। 13 अगस्त 2020 को सहायक कृषि अधिकारी चरण सिंह उर्फ सुशील जाट की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी 23 वर्षीय पत्नी सीमा, 2 बड़ी सालियां, 25 वर्षीय प्रियंका और 27 वर्षीय बबीता और प्रियंका के बॉयफ्रेंड भींयाराम जाट को गिरफ्तार कर लिया। भींयाराम जाट, जो कि खीमसर थाना इलाके के कांटिया गांव का रहने वाला था, लंबे समय से प्रियंका के संपर्क में था। वहीं तीनों बहनें सीमा, प्रियंका और बबीता बोरुंदा के डांगों की ढाणियों की निवासी थीं। दिलचस्प बात यह थी कि तीनों बहनें शादीशुदा थीं, लेकिन सीमा चौधरी का गौना अब तक नहीं हुआ था, जो रिश्ते की स्थिति और पारिवारिक उलझनों को और जटिल बना देता था। जांच में सामने आया कि तीनों बहनों और भींयाराम ने आपस में साजिश रचकर चरण सिंह की हत्या की योजना बनाई थी। हत्या के बाद शव के टुकड़े अलग अलग थैलियों में भरकर जोधपुर के सीवरेज सिस्टम में फेंक दिए गए थे, ताकि पहचान न हो सके और सुराग मिट जाएं। गिरफ्तारी के बाद चारों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने उसी दिन शाम को मंडोर के 9 मील इलाके में एक नाले से चरण सिंह का धड़ भी बरामद कर लिया। इस बरामदगी के साथ ही पुलिस को हत्या की पूरी कड़ी जोड़ने में सफलता मिली, साजिश, वजह, आरोपी और सबूत। अब मामला एक पारिवारिक विवाद से उपजे सुनियोजित हत्याकांड में बदल चुका था, जिसमें रिश्तों ने ही खून की इबारत लिखी थी। पुलिस की पूछताछ में चरण सिंह की नृशंस हत्या के लिए राक्षसी बनी तीनों सगी बहनों की सामने आई कहानी में फिल्मों की तरह थ्रिल और सस्पेंस भी था। इसमें प्यार था, धोखा था और घातक महत्वाकांक्षाएं भी थी। यह पूरी कहानी 5 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है: पति चरण सिंह, उसकी पत्नी सीमा चौधरी, बड़ी सालियां प्रियंका और बबीता,
और प्रियंका का प्रेमी भीयाराम जाट जो उससे 15 साल बड़ा था। अगर इस कहानी को हम एक पटकथा माने तो यह उन आज़ाद ख्याल तीनों बहनों की इच्छाओं और लालसाओं की ऐसी खौफनाक दास्तान है जिसमें समाज की बंदिशें चकनाचूर कर देने वाली मानसिकता छिपी थी। तीनों बहनों ने अपनी मर्जी का जीवन जीने की जिद में एक ऐसा खूनी खेल रच डाला जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। चरण सिंह क्या कोई भी यह सोच नहीं सकता था कि उसकी पत्नी और सालियां इतनी बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार देंगी। हत्या की आरोपी तीनों बहनों और भीयाराम से पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार है। बोरुंडा के डांगों की ढाणियों में रहने वाले पोकर राम की 7 बेटियां और एक बेटा था। पोकर राम का स्थानीय चूना भट्टा उसकी आय का मुख्य स्रोत था, जिससे उसकी कमाई संतोषजनक थी। इसी कमाई से उसने अपनी 7 बेटियों की शादियां एक एक करके धूमधाम से कर दी थीं। इनमें से 4 बेटियां आज भी अपने पतियों और बच्चों के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जी रही थीं। लेकिन बाकी 3 बेटियां सीमा, प्रियंका और बबीता जैसे अपने लिए एक अलग ही राह चुन चुकी थीं। इनकी भी शादियां हो चुकी थीं, मगर प्रियंका और बबीता ने समय के साथ अपने पतियों को त्याग दिया था और अब स्वतंत्र रूप से जीवन जी रही थीं। तीसरी और सबसे छोटी बहन सीमा की शादी वर्ष 2013 में नागौर जिले के मेड़ता सिटी निवासी नेमाराम जाट के बेटे चरण सिंह उर्फ सुशील से हुई थी। लेकिन गौना ना होने के कारण सीमा अब तक ससुराल नहीं जा पाई थी। तीनों बहनें ना सिर्फ पढ़ी लिखी थीं, बल्कि अपने अपने जीवन में कुछ अलग और सार्थक करने का जज्बा भी रखती थीं। सीमा, जो पशुपालन सहायक के रूप में कार्यरत थी, जानवरों की देखभाल में इतनी निपुण थी कि गांव के लोग उसे डॉक्टर दीदी कहकर बुलाते थे। बबीता ने एएनएम का कोर्स किया था, लेकिन सरकारी नौकरी की कठिन राह में अब तक सफलता नहीं मिल सकी थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अब पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटी थी और हर दिन अपने भविष्य की नई इबारत लिखने की कोशिश कर रही थी। प्रियंका, सबसे छोटी बहन, स्नातक तक पढ़ चुकी थी और आत्मनिर्भर बनने के अपने प्रयासों में जुटी थी। उसने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी से जुड़कर सौंदर्य और स्वास्थ्य उत्पादों का ऑनलाइन व्यापार शुरू किया था। उसकी मेहनत से न सिर्फ आमदनी हो रही थी, बल्कि समाज में एक अलग पहचान भी बन रही थी। प्रियंका की जिंदगी में भी याराम एक खास दोस्त के रूप में मौजूद था। खीमसर के कांटिया गांव का रहने वाला भी याराम कभी फौज में था और अब प्रियंका के साथ उसी एमएलएम कंपनी में काम कर रहा था। उम्र में दोनों के बीच 15 साल का फासला था, मगर सोच और समझदारी ने इस दूरी को कभी दीवार नहीं बनने दिया। उनके बीच की दोस्ती गहरी थी, बेहद सधी हुई और विश्वास से भरी। प्रियंका और बबीता, जो अब अपने अपने पतियों से अलग हो चुकी थीं, ने जोधपुर के नांदड़ी इलाके में एक नया ठिकाना बना लिया था, जहां वे किराए के एक मकान में साथ रहने लगीं। इस बीच बबीता का रिश्ता दूसरी जगह तय हो चुका था, लेकिन प्रियंका की जिंदगी अभी भी जुदाई और उम्मीदों के बीच झूल रही थी। चरण सिंह एक होनहार और प्रतिभाशाली युवक था, जिसकी आंखों में बचपन से ही बड़े सपने थे और दिल में उन्हें सच करने का जुनून। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में मेरिट लिस्ट में नाम दर्ज कराकर उसने अपने हुनर का लोहा मनवाया और फिर बीएससी की पढ़ाई में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। इसी दौर में उसकी जिंदगी ने एक खूबसूरत मोड़ लिया। उसकी शादी सीमा से हुई, जो न सिर्फ उसकी जीवन संगिनी बनी बल्कि उसके संघर्षों की साथी भी थी। शादी के बाद भी चरण सिंह ने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। उसने जोधपुर के मंडोर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में कार्य करना शुरू किया, जहां उसकी मेहनत और लगन ने सबका ध्यान खींचा। लेकिन उसका मन यहीं ठहरने को तैयार नहीं था। उसने कुछ बड़ा करने की चाह थी, एक ऐसी नौकरी की तलाश थी जो न केवल उसकी प्रतिभा को पहचान दे बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित करे। उसने एक के बाद एक प्रतियोगी परीक्षाएं दी और आखिरकार उसका सपना साकार हुआ। उसे बैंक अधिकारी के रूप में चुना गया। पहली पोस्टिंग अयोध्या, उत्तर प्रदेश में मिली, जहां उसने लगभग 10-12 महीने कड़ी मेहनत के साथ काम किया। उसकी निष्ठा, ईमानदारी और लगन रंग लाई और जल्द ही उसे अपने गृह राज्य राजस्थान में सहायक कृषि अधिकारी के पद पर नियुक्ति मिल गई। उसने 23 मई को अपनी नई नौकरी ज्वाइन की थी और उसकी जिंदगी एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी। चरण सिंह की शादी को अब 7 साल हो चुके थे और वह 27 साल का हो चुका था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी, परिवार का समर्थन और एक प्यारी पत्नी। फिर भी दिल के किसी कोने में एक खालीपन था। पत्नी के रूप में सीमा, जो उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा थी, उसके साथ हर एक पल बिताने की चाहत रखते हुए भी वह सुख की पूरी अनुभूति नहीं कर पा रहा था। शादी के बाद से ही गौने का मुद्दा बार बार उभरता रहता था और यह धीरे धीरे एक अनसुलझी उलझन बन चुका था।
उसके परिवार वाले कई बार सीमा का गौना कराने का दबाव डाल चुके थे, पर सीमा के कहने पर हर बार इस मुद्दे को टाल दिया जाता था। लेकिन अब सीमा 23 साल की हो चुकी थी और समय अपनी धारा में तेजी से बह रहा था। चरण सिंह के लिए यह एक अनजानी परेशानी थी। पत्नी के रूप में सीमा उसकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा थी और वह अक्सर उसे फोन पर बातें करने के लिए बुला लेता था। सीमा भी हंसी मजाक में प्यार भरी बातें करती थी, लेकिन जैसे ही गौने का जिक्र होता वह अचानक चुप हो जाती और भड़क जाती थी। यह एक रहस्य था, क्योंकि चरण सिंह एक हंसमुख, स्मार्ट और जिम्मेदार सरकारी अधिकारी था, फिर भी सीमा उसे स्वीकार नहीं कर रही थी। कहा जाता था कि सीमा समलैंगिक थी और किसी महिला के साथ उसके रिश्ते थे। उसे पुरुषों से दूर रहना पसंद था और यही वजह थी कि वह गौना कर ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी। यह सब कुछ चरण सिंह और सीमा की शादी को एक असामान्य मोड़ पर खड़ा कर चुका था, जहां प्यार, अस्वीकृति और उलझन एक साथ उपस्थित थे। चरण सिंह पर आरोप था कि वह अपनी पत्नी सीमा के व्यवहार से परेशान होकर अपनी बड़ी साली प्रियंका से फ्लर्ट करता था। प्रियंका, जो अपने जीजाजी और साली के रिश्ते को भली भांति समझती थी, इस अनकहे संबंध का विरोध नहीं कर पाई, लेकिन वह चरण सिंह की बातों से काफी असहज और परेशान हो जाती थी। यह स्थिति न केवल प्रियंका के लिए मानसिक दबाव बन चुकी थी, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक उलझन बन गई थी, जहां हर कोई एक दूसरे से छिपी भावनाओं के बीच सजीव संघर्ष कर रहा था। समस्या अब केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे परिवार की प्रतिष्ठा और रिश्तों की नींव पर असर डाल रही थी। पुलिस भी इस मामले में उलझ कर रह गई थी, क्योंकि आरोपों के बीच सच्चाई और झूठ की धुंध इतनी घनी हो गई थी कि किसी को भी सही दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। कुछ दिन पहले जब सीमा पर गौने का दबाव और बढ़ा, तो उसकी मानसिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई। उसने अपनी दोनों बड़ी बहनों प्रियंका और बबीता से कहा कि वह खुद को खत्म कर लेगी, लेकिन वह चरण सिंह के साथ नहीं जाएगी। सीमा के शब्दों में वह गहरी नाउम्मीदी और दर्द झलक रहे थे। यह सुनकर प्रियंका और बबीता घबरा गए, लेकिन उन्होंने उसे शांत करने का प्रयास किया और कहा, तू खुद को खत्म नहीं करेगी, हम मिलकर उसे ही निपटा देंगे जिससे तू परेशान है। यह कथन एक खतरनाक और डरावनी चुप्पी थी, जो इस बात का इशारा दे रहा था कि अब स्थिति एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली थी, जिससे कोई भी वापसी संभव नहीं रही थी। इसके बाद तीनों बहनें धीरे धीरे एक खौफनाक साजिश की ओर बढ़ने लगीं। चरण सिंह की हत्या की योजना। उन्होंने कई दिनों तक इस बारे में सोच विचार किया और अंततः अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया। यह एक खतरनाक खेल था, जिसमें उनका हर कदम किसी खतरनाक जाल की तरह बुना गया था। चरण सिंह की हत्या को अंजाम देने के लिए उन्होंने बाजार से एक इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कटर मशीन खरीदी, जिसे जोधपुर में प्रियंका और बबीता के मकान पर छिपा दिया गया। यह एक ठंडी और सोची समझी रणनीति थी, जहां हर चीज को बहुत सावधानी से योजना के तहत रखा गया था। 10 अगस्त 2020 को सीमा ने चरण सिंह को फोन करके उसे जोधपुर बुलाया। चरण सिंह, जो किसी भी खतरे को नहीं महसूस कर रहा था, अपनी मोटरसाइकिल पर जोधपुर पहुंच गया। सीमा उसे वहां इंतजार कर रही थी और फिर वह उसे अपने दोनों बहनों के मकान, जो नांदड़ी में था, ले गई। जब वे वहां पहुंचे तो सब कुछ सामान्य लगा। सीमा, प्रियंका और बबीता ने थोड़ी देर तक आम बातें की, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। लेकिन फिर धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। तीनों बहनों ने मिलकर उसे शराब पिलाई ताकि उसे नशे में डाला जा सके। इसके बाद उन्होंने उसकी कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी ताकि वह बेसुध हो जाए और उनके कृत्य को पूरा करना आसान हो सके। कुछ ही देर में चरण सिंह अचेत हो गया। उसकी स्थिति को और नियंत्रित करने के लिए तीनों बहनों ने उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया ताकि वह होश में ना आए और उनके खतरनाक योजना को पूरा करने में कोई रुकावट ना हो। जब वह पूरी तरह से बेसुध हो गया तो सीमा चौधरी, प्रियंका और बबीता ने मिलकर उसका गला दबाकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। लेकिन यह खतरनाक कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तीनों ने उसके शव को नष्ट करने के लिए एक और भयावह कदम उठाया। उन्होंने इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कटर मशीन का इस्तेमाल करके चरण सिंह के शरीर को 6 हिस्सों में काट डाला। इन टुकड़ों को 3 अलग अलग थैलियों में भर दिया ताकि वे आसानी से छिपाए जा सकें। शव के टुकड़े करते समय जो खून फर्श पर फैला था, उसे धोने के लिए उन्होंने पूरे घर को सावधानी से साफ किया ताकि कोई सुराग न मिले। अब जब सब कुछ सहेज लिया गया था, तीनों बहनें मकान पर ताला लगाकर वहां से निकल पड़ी। उन्होंने चरण सिंह की मोटरसाइकिल पर सवार होकर बोरुंदा वापस लौटने का फैसला किया। सीमा को बोरुंदा में छोड़ने के बाद प्रियंका और बबीता उसी मोटरसाइकिल से मेड़ता सिटी की ओर रवाना हो गईं।
वहां दोनों ने चरण सिंह की मोटरसाइकिल को पब्लिक पार्क के बाहर खड़ा कर दिया ताकि उसकी गुमशुदगी को लेकर किसी को कोई शक न हो। इस तरह से तीनों बहनों ने अपनी खतरनाक योजना को और भी भयावह तरीके से अंजाम दिया, जहां अब कोई बचाव का रास्ता नहीं बचा था। मिर्ता सिटी से प्रियंका और बबीता बस से जोधपुर लौट आईं, लेकिन अब उनके पास केवल एक स्कूटी थी जो शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। शव के भारी और बड़े पैकेज को स्कूटी पर ले जाना असंभव था, इसलिए प्रियंका ने अपने बॉयफ्रेंड भीयाराम को फोन किया। उसे जरूरी काम होने की बात कहकर उसे मदद के लिए बुलाने में सफल रही। भीयाराम ने 10 अगस्त 2020 की रात को अपनी कार लेकर प्रियंका और बबीता के मकान पर पहुंचने का निर्णय लिया। प्रियंका और बबीता ने उसे अंधेरे में नहीं रखा और उसे सच बता दिया कि उन्होंने चरण सिंह की हत्या कर दी थी और उसके शव के टुकड़ों को अलग अलग थैलियों में भरकर रखा था। फिर उन्होंने उसे इन टुकड़ों को ठिकाने लगाने में मदद करने का अनुरोध किया। जब भी याराम ने इस काम में उनका साथ देने से इनकार किया तो प्रियंका और बबीता ने उसे डराने की कोशिश किया। उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने मदद नहीं की तो वे तीनों बहनें खुद को खत्म कर लेंगी और उनका नोट भीयाराम के खिलाफ होगा। यह धमकी इतनी गंभीर थी कि भीयाराम दबाव में आ गया और उसकी मानसिक स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि उसने सहमति दे दिया। डर और धमकी से सहमा भीयाराम जाट आखिरकार उन तीनों बहनों का साथ देने के लिए राजी हो गया। उसने तीनों थैलियों को अपनी कार की पिछली सीट पर रख लिया, जबकि प्रियंका और बबीता आगे की सीट पर बैठी। सबसे पहले इन दोनों बहनों ने चरण सिंह के कटे हाथ, पैर और सिर वाली 2 थैलियां नांदड़ी में अपने घर से करीब 100 मीटर दूर सीवरेज लाइन में फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने धड़ वाली तीसरी थैली को ठिकाने लगाने के लिए रातानाड़ा पुलिस लाइन के पीछे नाले में डालने का सोचा, लेकिन वहां पुलिस का नाका देखकर वे लोग घबराए और नागौर रोड की तरफ निकल गए। अंत में तीसरी थैली को नागौर रोड के एक नाले में फेंक दिया। अब वे सभी नांदड़ी वापस आ गए। प्रियंका ने रात को डर लगने की बात कहकर भीयाराम को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीयाराम जाट ने इनकार करते हुए कहा कि उसे अपने घर जाना है। इसके बाद वह अपनी कार लेकर अपने घर चला गया। 11 अगस्त 2020 को नांदड़ी गौशाला के पीछे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की हौदी की सफाई के दौरान 2 थैलियां जिनमें चरण सिंह के हाथ, पैर और सिर के टुकड़े थे, मिल गईं। इसके बाद चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 13 अगस्त 2020 को उनकी निशानदेही पर धड़ वाली थैली भी बरामद की गई, जिससे पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। 14 अगस्त 2020 को पुलिस ने जोधपुर के एमजीएच अस्पताल में 5 डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड से शव के 6 टुकड़ों का पोस्टमार्टम कराया। डॉक्टरों की टीम ने सभी 6 टुकड़ों के डीएनए सैंपल लिए ताकि यह पुष्टि की जा सके कि ये सभी टुकड़े एक ही व्यक्ति के थे। इस प्रक्रिया के दौरान शव के अंगों की पहचान से जुड़े कई मुश्किल सवाल सामने आए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब पूरी कहानी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। इस बीच तीनों बहनें अपनी चतुराई और शातिर चालाकी का प्रदर्शन करने में लगीं। चरण सिंह के लापता होने और मेरता सिटी थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज होने की खबरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं, वैसे ही तीनों बहनों ने बड़ी चालाकी से चरण सिंह के रिश्तेदारों को फोन किया और पूछा कि वह कहाँ गायब हो गए हैं। यह उनकी मासूमियत दिखाने की एक और कोशिश थी, जिसमें वे खुद को बेखबर और अनजान दिखाने की हर संभव कोशिश कर रही थीं। 12 अगस्त 2020 को पुलिस ने तीनों बहनों से अलग अलग पूछताछ किया। यह सख्त पूछताछ उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वे बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ पुलिस के सवालों का जवाब दिया और चरण सिंह की हत्या में अपनी भूमिका से सख्त इनकार किया। उनका यह चतुर व्यवहार पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुका था, क्योंकि वे अपने झूठ को इतने पुख्ता तरीके से गढ़ रही थीं कि किसी भी सबूत या गवाह को तोड़ पाना मुश्किल हो रहा था। पुलिस अब बुरी तरह उलझ चुकी थी, क्योंकि यह मामला हर दिन नई जटिलताएं और साजिशें उत्पन्न कर रहा था। पुलिस को यह समझने में वक्त लग रहा था कि ये बहनें कितनी शातिर थीं और उनकी मासूमियत के दिखावे के पीछे कितनी गहरी साजिश छिपी हुई थी। बाद में पुलिस ने भीयाराम को भी हिरासत में ले लिया और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य कई सबूत उनके सामने रखकर पूछताछ किया। इन सबूतों के सामने आते ही वे टूट गईं और चरण सिंह की हत्या करने, उसके शव के टुकड़े करके सीवरेज के नालों में फेंकने की बात स्वीकार कर लिया। 13 अगस्त 2020 को चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सीमा, जो अपने पति चरण सिंह से नफरत करती थी, ने अपनी आज़ादी और शौक पूरे करने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया और खुद के साथ अपनी 2 बड़ी बहनों और एक बहन के दोस्त का जीवन बर्बाद कर दिया। इस खौफनाक कृत्य ने न केवल उन तीनों बहनों के जीवन को तबाह किया, बल्कि उनके पिता पोकर राम को भी ऐसा दर्द दिया कि वह जीते जी उसे सालों तक महसूस करेगा।
अपने बेटियों के इस कृत्य से वह अपनी जिंदगी के बाकी हिस्से में कभी शांति नहीं पा सकेगा। यह एक ऐसी कहानी है जो न केवल एक परिवार को बल्कि समाज को भी झकझोर कर रख देती है, और इस दुखद घटनाक्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि एक गलत निर्णय पूरी जिंदगी को नष्ट कर सकता है। आज की कहानी बस यही तक। कहानी थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए कमेंट नेक्स्ट वाले कहानी में रीड करूंगा। वैसे आजकल मैं थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए वीडियो भी ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ। आजकल 7:30 बजे वाली वीडियो नहीं आ पा रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।